हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बायो क्लास चैप्टर सेकंड जैव विकास के बारे में। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि आप एग्ज़ाम में सक्सेस हों, आप एग्ज़ाम में सफल हों। तो उसी मोटिव पर के बिहाइंड हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर अर्थ के विकास को समझने वाले हैं। यानी एक अर्थ का डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ, उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आए, तो उससे संबंधित प्रश्नों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। अगर हम बात करते हैं, जो अनुपस्थित गैस थी वो थी यहाँ पर ऑक्सीजन। बाकी जितनी भी गैस हैं, चाहे वो मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में उस समय जो है काफ़ी मात्रा में थी। धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ चेंजेज आए और उन चेंजेस के बाद में ही यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा है वो नाइट्रोजन गैस की है और उसके बाद जो है वो है ऑक्सीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी मात्रा में कुछ मात्रा में यहाँ पर गैसें हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब पृथ्वी का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तब उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। अगर हम पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि किस किस तरीके से अर्थ का डेवलपमेंट हुआ। अर्थ प्रारंभ में एक आग का गोला थी, देखते हुए आग का गोला थी और धीरे धीरे यहाँ पर जलवाष्प यहाँ पर बननी स्टार्ट हुई और इसी जलवाष्प की वजह से जो है यहाँ पर रेनी सीजन आता है और रेनी सीजन से ही धीरे धीरे पृथ्वी यहाँ पर ठंडी होती है और उसके वायुमंडल में कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में चेंज होने का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था। तो पृथ्वी पर जो जीव का उद्गम हुआ था वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर हुआ था। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो जीव यहाँ पर उत्पन्न हुए थे वो यूनिसेक्युलर थे। यहाँ पर जो थे वो यूनिसेक्युलर थे, यानी एक कोश के जीव यहाँ पर बने थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुकोशिकीय जीव हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीले हरे शैवाल, एक किस्म के ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये पूरा डेवलपमेंट था किस किस तरीके से यहाँ पर जीव का विकास हुआ था पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है यहाँ पर वो है यहाँ पर नील हरित शैवाल, यानी पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो है यहाँ पर नील हरित शैवाल। और इसने ही सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से सबसे पहली बार जो है यहाँ पर फूड का निर्माण किया था। इसी जो नीले हरित शैवाल है इसने सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही यहाँ पर क्या करा था, फूड का निर्माण किया था यहाँ पर सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग के द्वारा। और प्रारंभ में इस प्रक्रिया से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में भी उत्पन्न हुई थी और वायुमंडल में फैलने लगी और धीरे धीरे जो है उसके बाद अन्य जो जीव थे उनका यहाँ पर विकास हुआ। सबसे पहला जो जीव था यहाँ पर वो क्या था, नीले हरित शैवाल। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक आवरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के बारे में, तो यह है और प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस और सर्वाइवल ऑफ द फिशेस, ये तीनों ही यहाँ पर संबंधित थे। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में तो यह इंग्लैंड के एक जीव विकासविद थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी वो 1859 में जो है प्रकाशित की थी और इसी प्रकाशन में ही इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का जो है विकास बताया था। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी थी। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर डार्विन।
डार्विन ने यह पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन जो है वो इंग्लैंड के एक विकासविद थे। सही आंसर इसका होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर भी। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आए। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर से देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी रिपीट प्रश्न है, कई बार घुमा फिरा के भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशंस की जो परिकल्पना है वो सबसे पहले यहाँ पर किसने समझाई थी। तो वो समझाई थी यहाँ पर लेमार्क ने। लेमार्क ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी। लेमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अपनी पुस्तक यहाँ पर छापी थी वो 1809 में ये पुस्तक छपी और इस पुस्तक का जो नाम था वो था यहाँ पर फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी जूलॉजिक के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर पूरे विकासवाद को समझाया था। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो वो है यहाँ पर लेमार्क, जो एक क्या है फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और इनकी पुस्तक थी यहाँ पर फिलोसफी जूलॉजी। और इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर चैप्टर के बारे में भी समझाया था। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो यहाँ पर विकास के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन जो थ्योरी थी उसको सबसे पहले जो समझाया था वो थे यहाँ पर हार्गो डी ब्रिज, जो एक अगर मैं बात करूँ हॉलैंड के ये जो है एक पर्यावरणविद थे हार्गो डी ब्रिज। इन्होंने सबसे पहले विकास के उत्परिवर्तन थ्योरी यानी म्यूटेशन थ्योरी को सबसे पहले यहाँ पर समझाया था। अगर हम बात करता हूँ यहाँ पर कि उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, तो ये एक कोई नई स्पीसीज़ आती है, उस नई स्पीसीज़ में किस तरीके से चेंजेस होते हैं और वो एक उसमें जो है परमानेंट यानी स्थायी रूप में हमें दिखाई पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं म्यूटेशन के कारण ही यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। यानी कोई नई स्पीसीज़ है, उसकी उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और स्थायी यानी परमानेंट विभिन्नताओं के कारण हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो सबसे पहले समझाया था हमको यहाँ पर हार्गो डी ब्रिज ने, और न्यू स्पीसीज थ्योरी यानी म्यूटेशन थ्योरी को सबसे पहले ये हार्गो डी ब्रिज हॉलैंड के जैवविद थे जिन्होंने समझाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो सही आंसर जो उसका होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर नेचुरल सक्सेशन यानी प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा ही यहाँ पर विकास होने को हमको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवोल्यूशन के बारे में, यानी किसी भी जो जाति है उसका एवोल्यूशन किस प्रकार होता है। अगर हम बात करते हैं ये एक प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जेनेटिक्स चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सक्सेशन का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर हो जाता है। सही आंसर इसका होगा यहाँ पर डी, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सक्सेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक मानव का जो हाल का जो पूर्वज है उसको हम बोलते हैं क्रो मैग्नोन, यानी सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रो मैग्नोन के बारे में, क्रो मैग्नोन होमोसैपियंस का एक अंतिम और सीधा पूर्वज है। आधुनिक मानव की एक उपजाति है यहाँ पर होमोसैपियंस, उसी का ही एक अंतिम और सीधा ये यहाँ पर उसका पूर्वज है क्रो मैग्नोन। और जो क्रो मैग्नोन है इसका जो शरीर है वो काफ़ी कटा हुआ है, लगभग 180 सेंटीमीटर यानी करीबन 6 फीट के आसपास इसकी हाइट थी। और इसकी जो अगर हम बात करते हैं
6000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इसके पास इसकी जो खोपड़ी का जो साइज़ है वो यहाँ पर था। तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। आधुनिक जो मनुष्य है उसका सबसे हाल का जो पूर्वज है वो क्या है, क्रो-मैग्नोन। और होमो सैपियंस जो जाति है उसका सबसे नज़दीकी और सबसे सीधा जो पूर्वज है वो क्रो-मैग्नोन ही है। सही आंसर इसका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि आर्कियोरिस्टिक किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजित कड़ी है। तो यहाँ पर जो आर्कियोरिस्टिक है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की एक संयोजित कड़ी है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। यदि हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर आर्कियोरिस्टिक के बारे में, तो असल में ये एक जुरासिक पीरियड का था, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं डायनासोर वगैरह, तो वो जुरासिक पीरियड की थे। और यहाँ पर एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके हमको फॉसिल्स भी मिलते हैं जो लगभग 15 करोड़ साल पहले के थे। ये जो फॉसिल्स हमें मिले हैं ये सबसे पुरानी जो जुरासिक चट्टानें हैं वहाँ से मिले हैं। और यह जो सरीसृप्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, उनके बीच की जो एक कड़ी थी उसको ये फिल करता है। रेप्टाइल्स की भांति इसकी एक लंबी पूँछ थी, चोंच में दांत थे, और जो पंजे थे उसके जो नखूनों के जो पंजे थे वो एक पक्षी की तरह के थे, क्योंकि जो इसके पंजे थे वो उड़ने के लिए पंजों के रूप में रूपांतरित हो गए थे, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन का एक परिणाम था। तो जो सरीसृप है और पक्षी है, जो रेप्टाइल्स है और पक्षी है, इसके बीच की एक कड़ी थी यहाँ पर आर्कियोटिक्स, जो जुरासिक युग का यहाँ पर प्राणी था। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो यहाँ पर मैमल्स है वो हाथियों का पूर्वज है और ये अब यहाँ पर लुप्त हो चुका है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। काफ़ी अजीब प्रश्न था ये, तो कई बार आपने मूवीज़ में भी ये देखा होगा, मैमल्स का जो पूर्वज है वो यहाँ पर हाथी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि डायनासोर थे। डायनासोर की हम बात करते हैं तो ये मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे, यानी मेसोजोइक ये सरीसृप्स थे। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। डायनासोर की बात करते हैं तो एक तरीके के रेप्टाइल्स थे जो एक मध्यजीव और मेसोजोइक महाकाव्य, यानी मेसोजोइक ईरा के पीरियड के टाइम के ये थे। और लगभग अगर मैं बात करूं जो जुरासिक पीरियड था वो 5.7 करोड़ वर्ष हमें पूर्व देखने को मिलता है। जो डायनासोर थे वो क्रेटेसिस और पादप जो स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में ये उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने और जो गोंडवाना है जिसमें आज पृथ्वी, जो अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ जो है अफ्रीका का हिस्सा है, उसके पृथक होने के कारण और पृथ्वी पर उल्कापिंड पड़ने के कारण लगभग डायनासोर जो है उसकी 76% प्रजाति जो है वो यहाँ पर विलुप्त हो गई थी। इनका जो मेन पर्पस था डायनासोर का विलुप्त होने का कारण क्या था, तो वो कहीं ना कहीं उल्कापिंड की बारिश थी, और उल्कापिंड की बारिश से ही यहाँ पर ये जो है विलुप्त हुए थे। तो इनका जो पेड़ था वो था यहाँ पर मेसोजोइक रेप्टाइल्स। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो जीवों के विकास की बात करते हैं तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। दिए गए विकल्पों की बात करते हैं। सैलामेंडर का विकास सबसे पहले हुआ था, लगभग ये हमको देखने को मिलता है 360 मिलियन वर्ष पूर्व हमको देखने को मिलता है। और कंगारू का सबसे बाद में विकास हुआ और यह लगभग हमें देखने को मिलता है 145 बिलियन वर्ष पूर्व। तो जो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। तो ये पूरे प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया जैव विकास के। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।